वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे करने वाले हैं इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का जो गांधीवादी युग है उसकी स्टार्ट करेंगे हम उसको। और जैसा कि आपको पता है कि हम दो युग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उदारवादी युग और उग्रवादी युग। उदारवादी युग जो माना जाता है वो 1885 से लेकर के 1905 तक के युग को उदारवादी युग कहते हैं। उग्रवादी स्टार्ट होता है 1905 से लेकर के 1917 तक का जो युग माना जाता है वो आपका उग्रवादी युग माना जाता है। और 1917 से लेकर के अगर हम 1947 तक की बात करें, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का अंतिम युग है जिसको हम क्या कहते हैं, गांधीवादी युग कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं गांधीवादी युग के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार कमेंट देख लेते हैं आपके सभी के। ज्योति अक्षय जी गुड इवनिंग, सुषमा शर्मा जी गुड इवनिंग, कुमारी सरिता जी गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दें जिससे कि मैक्सिमम लोग ऐड हो सकें। फिर हम स्टार्ट करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हर एक ऑप्शन का मतलब आपको ये लगेगा कि आपने जो है मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं कोई भी चीज़ होगा हर एक ऑप्शन में डिटेल में डिस्कशन करता हूँ और आपको साथ साथ बस सुनते जाना है और देखते जाना है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार शेयर कर दीजिए जिससे कि मैक्सिमम लोग ऐड हो जाएं। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको, स्टार्टिंग से बहुत एक यूनिक वे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लगाएंगे वो भी यूनिक वे में लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं और पोस्ट को लाइक कर दीजिए। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए जिससे कि लोग जुड़ जाएं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो महात्मा गांधी का आगमन हुआ था हमारे भारत में, वो आगमन हुआ था 1915 में। ठीक है, 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे तो सबसे पहले वो मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। लता शर्मा जी थैंक यू, हरविंदर चौधरी जी गुड इवनिंग, कांता ठाकुर जी हाय। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने क्या बताया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। किससे मिले थे आकर के? गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे आकर के, और उनके विचारों से सबसे अधिक प्रभावित हुए और गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने बना लिया था अपना राजनीतिक गुरु। तो राजनीतिक गुरु कौन था सर, बताइए कौन था राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी का? सर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। पहला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? बताइए, सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो इसका ऑप्शन बताइए क्या सही होगा, दांडी, चंपारण, खेड़ा या अहमदाबाद? तो सर सबसे पहले जो सत्याग्रह क्रियाविधि प्रयोग की थी वो चंपारण में की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। सविता जी गुड इवनिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अब आप देखो, यहाँ पर मैं आपको क्रम से एक ऑर्डर बता देता हूं कि कौन सा इन्होंने आंदोलन या सत्याग्रह किस ऑर्डर में किया था। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी 1917 में। 1917 में सर चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया था। चंपारण सत्याग्रह उन्होंने 1917 में किया था। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही है। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया। और ये क्यों किया गया? क्योंकि सर चंपारण नामक जगह पड़ती है कहां पर? बिहार में पड़ती है। और यहां पर जो अंग्रेजों ने उनके ऊपर 2 कर लगाए हुए थे। कर क्या लगाया हुआ था कि जो चंपारण के नील बगान के जो मालिक थे उनके द्वारा तकावी ऋण लिया जाता था। तकावी ऋण। ठीक है, तकावी ऋण। और एक व्यवस्था थी तिनकठिया व्यवस्था। ये 2 कारण थे चंपारण सत्याग्रह के। अब बात आती है कि सर ये थे क्या? तिनकठिया पद्धति क्या थी सर? जो खेती मतलब किसान जो हुआ करते थे उनको अपने खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी।
ठीक है, 3/20 भाग पर नील की खेती उन्हें करनी जरूरी थी। इससे क्या हुआ, किसान के पास खेती तो वैसे ही कम थी और उसमें से भी 3/20 भाग पर सिर्फ और सिर्फ वो नील की खेती किया करते थे, तो किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। तो इसीलिए किसान जो है जाकर के किससे मिले थे, महात्मा गांधी से मिले थे, और महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो पहला सत्याग्रह था वो कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह था। इसके अलावा दूसरा सत्याग्रह चालू किया गया था सर 1918 में। 1918 में दूसरा सत्याग्रह चालू किया गया, जिसको जाना जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जिसको जाना जाता है 1918 में शुरू किया गया, और इसको प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले प्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। कब हुआ था सर, 1918 में हुआ था। बाकी हम आगे आएगा तो डिटेल में डिस्कस इसको कर लेंगे। इसके अलावा एक तीसरा आंदोलन के द्वारा किया गया था, 1918 में ही किया गया, वो था सर खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया था। ये खेड़ा सर कहां पड़ता है, ये आपका गुजरात में ही पड़ता है। तो प्रथम असहयोग आंदोलन की बात करें तो किसे कहां पे प्रयोग किया था इन्होंने, प्रथम असहयोग आंदोलन का, तो सर खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था प्रथम असहयोग आंदोलन। ये कब हुआ था, 1918 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की किसके द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, बताइए। बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की किसके द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कौन थे सर, भगत सिंह थे। कौन थे सर, भगत सिंह ने क्या किया था, कैप्टन सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। 2 का डी, आहना ठाकुर जी, बिल्कुल सही है। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने। सर सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो। तो जय हिंद का नारा दिया था सर सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था सर, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। 3rd का ए, ज्योति अक्षय जी। अमनदीप वर्मा जी, महात्मा गांधी ने कहा दिया था, डी नहीं होगा, इसका ए ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किस वर्ष में किया था, तो सर 1940 में। किस में किया था सर, 1940 में। ठीक है, 1940 में जो है एक पृथक राष्ट्र की संकल्पना का उदय हुआ था, और ये जो चौधरी रहमत अली थे, इन्होंने ही पाकिस्तान वर्ड दिया था, ठीक है, मुस्लिम लीग को। तो 1940 की बात है, इसी समय मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्प प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, 4th का। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था। तो बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आहना ठाकुर जी डी, ज्योति जी डी, कुमारी सरिता जी डी, ठीक है, अमनदीप वर्मा जी डी, सविता विवेक गौतम जी डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1947 में जब सर भारत आजाद हुआ था तो किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। तो सर मैं आपको बता दूं, जिस समय भारत आजाद हुआ 1947 में, भारत तो आजाद हो गया था, लेकिन कुछ देशी रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था नहीं, हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम जो है खुद स्वतंत्र रहेंगे। तो वो कौन कौन सी थी सर, एक तो थी आपकी जम्मू कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के राजा थे, और इसके अलावा जूनागढ़ था, और इसके अलावा थी हैदराबाद। सर कश्मीर और जूनागढ़ को तो एक तरीके से यहाँ पर मत कराया गया था कि लोग जो है यहाँ पर इन्होंने मतों के आधार पर इन्होंने मत यहाँ पर किया था, मतों के आधार पर कश्मीर और जूनागढ़ को तो इंडिया में शामिल कर लिया गया। लेकिन जो हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद के निजाम बेचारे जो थे, ये नहीं मान रहे थे, ये बोल रहे थे नहीं, हम जो है अब भारत में शामिल नहीं होंगे। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं हैदराबाद के निजाम के पास, उसको समझाते हैं कि बेटा जल्दी से शामिल हो जाओ, भारत में शामिल होना है, नहीं तो हम सैनिक कार्रवाई करेंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, ये फिर भी नहीं मानते हैं, तो क्या करते हैं, फिर उनके ऊपर हैदराबाद निजाम के ऊपर सैनिक कार्रवाई की जाती है। ठीक है, सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को बलपूर्वक भारत में
मिला लिया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है सर? ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। अगला देखिए, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस। तो सभी को पता होगा, ये तो ऑब्वियसली फेमस क्वेश्चन है। 6 का ए सुभाष चंद्र बोस ही यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देश बंधु की उपाधि, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? बताइए। सभी को पता होगा सर, CR दास, CR दास को ही देश बंधु कहा जाता है। तो देश बंधु की उपाधि जो है चित्तरंजन दास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। सुषमा शर्मा जी 6 का ए बिल्कुल। आहाना ठाकुर जी, मंजू जी, शाविका विवेक गौतम जी, निक्की देवी जी, बिल्कुल सभी लोग, गौरव मेहता जी, आरव वर्मा जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, कहां पर हुआ था? 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था सर, कहां पर हुआ था? तो आपको पता होगा सर, ये हुआ था लाहौर में। ध्यान रखना, लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसी के अलावा अगर हम बात की जाए तो ये जो है किस नदी के किनारे हुआ था? बताइए, किस नदी के किनारे हुआ था? कौन सी नदी थी? तो सर वो थी आपकी रावी नदी के किनारे यहाँ पर हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू जो थे इस अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तावित किया? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन, तो आपको पता ही है कि महात्मा गांधी द्वारा 1942 में क्या किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा कब की गई थी सर? 1942 में की गई थी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया? बताइए। दिल्ली चलो का नारा, तो सर सिंगापुर में 1943 में क्या किया था? दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, कब? 1943 में। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। अब्दुल गफ्फार खां, यहां पे सूची 1 है, सूची 2, तो यहां पर आपको सुमेलित करना है। तो यहां पर अगर सुमेलित करेंगे तो यहां पर देखो, अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखें, सुभाष चंद्र बोस को सभी को पता होगा, नेताजी के नाम से जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी तो आपको पता ही है, महात्मा गांधी हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं आपके गुरुदेव हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? बताइए। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? इसके पीछे क्या कारण था जो कि इसको निलंबित कर दिया गया था? बताइए। पहला है गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, या चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। सभी को पता होगा ये ऑप्शन, तो चौरी चौरा में क्या हो गई थी सर? हिंसक घटना हो गई थी। ठीक है, हिंसक घटना हो गई थी। अब देखो, चौरी चौरा की जब बात आ गई तो चौरी चौरा के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं कि 5 फरवरी 1922 की बात है। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, पहले यूपी का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में क्या हुई थी? चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हुआ था? ये घटना हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? लगभग 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई थी। मतलब 21 हवलदार लोगों ने क्या किया था? हो क्या रहा था वास्तव में, ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है कि असहयोग आंदोलन और इसके साथ में एक आंदोलन और चल रहा था। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन बहुत जोरों शोरों से चल रहा था उस समय। तो लोग क्या कर रहे थे? जुलूस निकाल रहे थे। जब जुलूस निकाल रहे थे तो हुआ क्या
वहां पर जब ये जुलूस गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा के नामक स्थान से निकला, तो वहां पर पुलिस लोगों ने क्या किया, वहां पर उन पर जो जुलूस निकल रहा था गोली चला दी। तो वहां की भीड़ ने गुस्सा होकर के क्या हुआ, उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें लगभग 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई थी। इसको देख करके महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने सोचा कि इसमें बहुत सारी हिंसा हुई है, तो इसको देख करके फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं। बिल्कुल, यूनाइटेड प्रोविंस, गौरव मेहता, यूनाइटेड प्रोविंस पहले इसको कहा जाता था। आगे हम बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो जो सभी को पता होगा, अमृतसर की ये बात है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हुआ कब था सर? 13 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट जान लीजिए, 13 अप्रैल 1919 की बात है। ठीक है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब बात आ गई, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पर हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। क्यों हुआ था सर? इसलिए हुआ था, आपको पता है सर, रॉलेट एक्ट 1919 आया था। रॉलेट एक्ट 1919 आया था। रॉलेट एक्ट को, इसके अंतर्गत क्या था कि जो मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अंदर, मतलब जेल के अंदर डाल सकता था। तो इस रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा था। किसने कहा था सर? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने इसको काला कानून भी कहा था। किसको? रॉलेट एक्ट को। अब हुआ क्या, रॉलेट एक्ट का मैंने यहाँ पे नाम क्यों लिया? क्योंकि रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था। किसने किया था सर? रॉलेट एक्ट का विरोध किया था सर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने। तो वहां के अंग्रेजी पुलिस ने क्या किया, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया। वहां पे जब गिरफ्तार कर लेते हैं, तो इनकी गिरफ्तारी के संबंध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग होती है लोगों की। जब मीटिंग होती है लोगों की, तो वहां पर एक अंग्रेजी सैनिक होता है जनरल डायर। जनरल डायर को जब पता पड़ता है कि ये लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, तो वो निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। और वहां पर जब आदेश देता है, तो लगभग मरने वालों की संख्या कितनी थी सर? वहां पे 379 लोगों के मरने की वालों की संख्या थी। लेकिन फिर भी ये जो आंकड़े हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक लिखित रूप में कितने अवेलेबल हैं? 379, ये लिखित रूप में अवेलेबल हैं। इसके अलावा बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी सर। नाइट की उपाधि वापस कर दी थी किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, इसके अलावा देखें तो शंकर नायर ने भी अपनी वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बस इतना ध्यान रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि ये कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। क्यों हुआ था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि यहाँ पर वापस कर दी थी। आगे बढ़ जाते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? बताइए, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो सर 1930। आपको पता होगा दांडी मार्च के नाम से जिसको जाना जाता है, वो 1930 में प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, निम्न में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई? तो आपको पता है सर 1928 में क्या हुआ था? लाहौर में सैंडर्स की इन्होंने हत्या कर दी थी। 1928 की बात है ये, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, 1928 में क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि लाहौर में इन्होंने सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी थी। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दो सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो ये मैंने अभी आपको बताया, रॉलेट एक्ट 1919 जब आया था, तो उसमें क्या था? उसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जेल के अंदर डाला जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ये किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौते की बात की जा रही है। तो सर यहां पर देखो, पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या रॉलेट एक्ट के से संबंधित है? बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था सर? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। और सरोजनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा। ये ध्यान रखना, सरोजनी नायडू ने
गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा है। ठीक है, अब ये क्या था इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो सभी को पता होगा सर, लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। 18 का बी, 18 का बी बिल्कुल ठीक है। कौन थे सर? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालाचारी की बात की जाएगी, लेकिन केवल ये पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। आगे बढ़िए। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार? तो सर 1935 का अधिनियम था जिसमें पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। और आपको पता है कि 1935 के अधिनियम को हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे सर? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो यहाँ पर अगर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या बरकतुल्ला, तो सर यहाँ पर राइट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे। अब काकोरी कांड था क्या? काकोरी कांड सर 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था सर? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। हुआ क्या था इसमें जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसके क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन मालगाड़ी को लूट लिया था। ठीक है, लूट लिया था, जिसमें क्या हुआ था 17 लोगों को सजाएं हुई थी और 4 लोगों को आजीवन कारावास, और इसमें कुछ लोगों को फांसी भी दी गई थी। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना चंद्रशेखर आजाद यहां से क्या हो गए थे? फरार हो गए थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इसके नायक थे। आगे बढ़ते हैं। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो सर यहाँ पे आपको पता होगा 1919 अधिनियम जो था वो उसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर होगा डी करेक्ट होगा। द्वैध शासन के धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? चेम्सफोर्ड ने परिचित कराया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था। किसने राजी किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू व अब्दुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। तो सर 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना इन दोनों ने राजी किया था। देखो यहाँ पर जो आजादी के बाद 1947 आजादी के बाद ना सबसे ज्यादा जो मेहनत की है ना तो वो सर वल्लभ भाई पटेल ने की है। वल्लभ भाई पटेल ने की है। इन्होंने ही क्या किया? भारत का एकीकरण कराया है। क्योंकि जब आजाद हुआ था भारत तो उस समय क्या थी, हमारा भारत जो है कई रियासतों में बटा था, बहुत सारी छोटी मोटी रियासतें थी। तो वल्लभ भाई पटेल ने दौड़ दौड़ करके क्या किया? सभी रियासतों को भारत में शामिल करवाया और इसीलिए आज भारत जो है सिर्फ और सिर्फ एक भारत बन गया है। लेकिन उस समय क्या हुआ था? उस समय जो जम्मू कश्मीर की रियासत को वो शामिल नहीं करा पाए थे। क्यों नहीं करा पाए थे? सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की वजह से शामिल नहीं करा पाए थे। वो मैं कहानियां आगे आपको कभी बता दूंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो सर मैंने आपको कल मैंने बताया था कि 1932 में क्या हुआ था सर? एक सांप्रदायिक पंचाट हुआ था जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पूना समझौते के नाम से जानते हैं। सांप्रदायिक पंचाट या पूना समझौता, बात एक ही कह लो। तो हुआ क्या था सांप्रदायिक पंचाट में? क्या था? सांप्रदायिक पंचायत एक ऐसा अवार्ड था जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। अब दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी तो इसको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया, वो तो खुश हो गए। लेकिन जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को जब ये बात पता पड़ती है
तो महात्मा गांधी को जो पता पड़ता है कि जो है दलितों के लिए अलग से रिजर्वेशन किया जा रहा है, तो महात्मा गांधी जरवदा जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर देते हैं। अब ये पता लगती है जवाहरलाल नेहरू को, मोतीलाल नेहरू जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनको पता पड़ती है कि महात्मा गांधी भाई आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर वो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। तो भीमराव अंबेडकर से कहते हैं कि भैया दलितों के लिए जो आरक्षण वाली बात है, आप एक बार जाकर के महात्मा गांधी से डिस्कस कर लो, महात्मा गांधी समझौता कर लो। तो महात्मा गांधी और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं उनके बीच में एक समझौता होता है जिसको हम कहते हैं पूना समझौता। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो जेम्स मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत निकाला था उसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था, बताइए। मैसूर में केटी भाष्यम, जयपुर में जमनालाल बजाज, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, या धैनक लाल में नेबा कृष्ण चौधरी। तो इसका राइट आंसर होगा सर सी, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल को ही इन्होंने क्या की थी, सत्याग्रह करने की इजाजत दी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा सर, सी सही हो जाएगा। ठीक है, 1939 की बात है ये। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। तो अभी मैंने आपको बताया, देखो प्रथम भूख हड़ताल की जहां पर बात की जाए तो सर वो अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन होगा। ठीक है, प्रथम भूख हड़ताल की बात की जाए तो सर अहमदाबाद का क्या होगा सर, मिल मजदूर आंदोलन होगा। अगर प्रथम असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो सर वो कौन सा होगा, वो खेड़ा सत्याग्रह होगा। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किस आंदोलन में किया था, तो चंपारण सत्याग्रह में किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, ये तो सभी को पता होगा, जनरल डायर ने। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता उन्हें कहा था। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था उसके असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर क्या था। तो सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो, ऑप्शन है यहाँ पर विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद होना, या क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी सही होगा। ठीक है, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्रिप्स मिशन जो था असफल क्यों हुआ था, ये आखिर था क्या। तो आपको पता होगा सर क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, 1942 में आया था, ये बात जान लीजिए। ठीक है, तो इसके तहत क्या प्रावधान किया गया था, इसके तहत कुछ घोषणाएं की गई थी। पहली घोषणा तो ये की गई थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, पहली बात तो ये की गई थी। फिर उन्होंने ये कहा था कि युद्ध के बाद, देखो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था, तो उस समय सर क्या था, आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ था। तो उन्होंने ये कहा था, जो अंग्रेज थे, मतलब जो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने ये कहा था कि भारत अभी हमारी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करे, सहायता करे। द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता करने के बाद में हम आपको क्या करेंगे, आजाद कर देंगे। तो क्या कंडीशन थी, उन्होंने ये कहा था कि युद्ध के बाद में भारत को क्या दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा, मतलब भारत में एक संघ का निर्माण किया जाएगा, एक केंद्र सरकार का निर्माण किया जाएगा। तीसरी चीज क्या थी इसमें जो है, एक चीज यहां पे इन्होंने ये कर दी थी कि पाकिस्तान की यह मांग जो थी, पाकिस्तान की जो मांग थी, यहां पर कुछ भी इसको लेकर के स्पष्ट नहीं किया था, पाकिस्तान की मांग को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था। तो इसीलिए जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने 1942 के प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाह रही थी कि पाकिस्तान की स्पष्ट मांग हो, मतलब पाकिस्तान अलग से होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग भी क्या थी, क्रिप्स मिशन के खिलाफ थी। ठीक है, और महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा। ये भी चीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है सर, क्रिप्स प्रस्ताव को ही कहा है, उत्तर दिनांकित चेक। ठीक है, उत्तर दिनांकित
चेक कहा है। अब ये असफल क्यों हो गया? अब असफल ये हो गया कि ग्रहण या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण का मतलब ये हुआ कि युद्ध के बाद में ये कह रहे थे कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि डोमिनियन स्टेट का मतलब यह होता है कि सबसे ऊपर तो एक अंग्रेजी कार्य करेंगे, लेकिन प्रांतों में भारतीयों की सरकार होगी। मतलब यह हुआ यहां पर कि भाई अल्टीमेटली सरकार तो कौन चलाएगा? अंग्रेज ही चलाएंगे। अब ये एक तरीके से पूर्ण स्वराज्य की तो स्थापना यहां पे नहीं की गई, इसीलिए लोगों ने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे सर अबुल कलाम आजाद। ये ध्यान रख लो, इसको रट लो आप, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अबुल कलाम आजाद रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे। कहाँ पर थे महात्मा गांधी बताइए? तो ये तो सभी को पता होगा, उस समय जो महात्मा गांधी थे वो कोलकाता में थे। कहाँ पर थे सर? कोलकाता में थे। ये तो आपको भूलना ही नहीं है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। ऑब्वियस सी बात है, 31 का क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, माउंटबेटन योजना, जिसको हम 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम 3 जून योजना भी कहते हैं, माउंटबेटन योजना। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या की गई थी सर 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होगा सर? बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? भारतीय की बात की जा रही है, तो भारतीय की बात की गई। अब यहाँ पे ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा सर? सी राजगोपालचारी। सभी को पता है कायदे आजम। कायदे आजम तो भाई मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, कायदे आजम, ये ध्यान रख लो। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हमें रखनी पड़ेंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए। भाई बताओ, अभी मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने राज्यों का पुनर्गठन किया था कब? 1947 के बाद। 1947 के बाद कुछ रियासतें जो भारत में शामिल नहीं हो रही थी, तो उनको जबरदस्ती क्या किया था? भारत में शामिल कराया था। तो ये तो सही है आपका ऑप्शन। और अगर हम देखें यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सर लौह पुरुष के रूप में। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लौह पुरुष के रूप में इनको जाना जाता है। और तीसरा है देश बंधु के रूप में। नहीं सर, देश बंधु के रूप में जाना जाता है CR दास को, चित्तरंजन दास को जाना जाता है देश बंधु के रूप में। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 35 का ए यहाँ पे सही होगा, बिल्कुल ठीक है। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर वो था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था सर? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें जो है महात्मा गांधी भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जब जाते हैं, लेकिन वहां पे बात नहीं बन पाती है महात्मा गांधी की। उस समय प्रधानमंत्री कौन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय? रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उससे इनकी बात नहीं बन पाती है। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे बताइए? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो सर असहयोग आंदोलन आपको पता है कि देखो 1919 में क्या आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। ठीक है, 1919 में, जिसके तहत द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। ये बात आप ध्यान रखना। अब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू तो उस समय थे सचिव भारत के, और चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। और इसी के विरोध में क्या चलाया गया था सर? असहयोग आंदोलन चलाया गया था सर। 1920 की बात है। तो 1920 में कौन थे सर? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? एक बार कमेंट हम देख लेते हैं। 36 का बी कुमारी सरिता रिया शरीन, 36 का बी हंसा गुडवंत महोबिया, 36 का बी सही है। आगे देखिए 37 का बताइए। 37 का डी निक्की देवी, आहना ठाकुर जी, 37 का डी सोमदत्त ठाकुर जी, डी बिल्कुल। सभी लोग एक बार पोस्ट को लाइक कर दें। कुमारी सरिता जी डी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक बार पोस्ट को लाइक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक यहाँ पर कौन है बताइए? तो इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक हैं चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। इंडिया फॉर इंडियंस के चित्तरंजन दास हैं। ठीक है, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू नहीं है।
चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी बताइए? भगत सिंह ने, नाथुराम गोडसे ने, उधम सिंह ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो सर ये ध्यान रखना, उधम सिंह ने की थी। ठीक है, पंजाब के जो भूतपूर्व गवर्नर थे माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो आपको बता दूं, जो साइमन कमीशन भारत आई थी वो 1928 में आई थी। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आई थी सर? 1928 में आई थी। अब साइमन कमीशन की बात आ गई है तो थोड़ी सी हम साइमन कमीशन के बारे में चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसको हम रब करते हैं। तो देखो, साइमन कमीशन की सर जो नियुक्ति की गई थी, वो नियुक्ति आखिरकार साइमन कमीशन क्यों आया? सर 1919 का जो शासन अधिनियम आया था, 1919 का जो भारत का शासन अधिनियम आया था, तो उसमें एक व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो ये जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कितनी प्रगति कर रहा है। मतलब ये था, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये मतलब है कि 1919 में जो भारत शासन अधिनियम किसने निकाला था? अंग्रेजों ने निकाला था। अब अंग्रेजों ने निकाला था, लेकिन जो यहाँ पर शासन कौन कर रहा था? ब्रिटेन से शासन यहाँ पर किया जा रहा था। तो ब्रिटेन के द्वारा जब 1919 का भारत शासन अधिनियम निकाला गया था तो उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष बाद, मतलब 1929 में एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो ये चेक करेगा कि भारत में जो कंपनी द्वारा शासन किया जा रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन 10 वर्ष बाद की जानी थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अब चुनाव आने वाले थे, तो चुनाव होने के डर से जो ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार थी, उन्होंने 2 वर्ष पहले ही 1927 में क्या कर दी? 1927 में भारत में साइमन कमीशन के आयोग की घोषणा कर दी। ठीक है, 2 वर्ष बाद ही क्या कर दी? साइमन कमीशन की घोषणा कर, 2 वर्ष पहले ही, 1929 से 2 वर्ष पहले, मतलब 1927 में घोषणा कर दी। लेकिन भारत में आया कब ये? भारत में आया सर 1928 में। घोषणा कब हुई थी? 27 में हो गई थी, लेकिन भारत में कब आया? 1928 में आया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। किसके? साइमन कमीशन के। इसका विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और 7 कौन से थे? अंग्रेज थे, कोई भी इसमें भारतीय नहीं था। इसीलिए इसका क्या किया गया था? विरोध किया गया था। इसको श्वेत कमीशन कह करके पुकारा गया। ठीक है, श्वेत कमीशन कह करके पुकारा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो यहाँ पे सर 1921 में। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था, अस्तित्व हुआ था, वो 1921 से आया था। ये चीज ध्यान रखना। कमेंट देख लेते हैं। बिल्कुल 1928। ठीक है, जो गठन हुआ था साइमन कमीशन का सर वो 1927 में हुआ था। नियुक्ति जो हुई थी साइमन कमीशन की 27 में हुई थी, लेकिन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में आया था। ठीक है, 41 का डी 1921। ठीक, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए थे तो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और उनके विचारों से काफी प्रभावित हुए और उनको अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। आगे बढ़ते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था सर इकबाल ने। किसने लिखा है सर? मोहम्मद इकबाल ने। ये तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो अभी मैंने आपको बताया ही था, दीनबंधु के नाम से यहाँ पे कौन विख्यात था? जीएस खड़पड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास या CF एंड्रयूज? बताइए, ये तो मैंने आपको बताया था। कौन विख्यात था? जल्दी कमेंट करके बताइए। 44 का सी, बिल्कुल चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? बताइए। तो ये ऑब्वियस सी बात है, महात्मा गांधी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। क्रमानुसार व्यवस्थित करें कि इनमें से सबसे पहले कौन सा आया था। तो आपको पता है सर साइमन कमीशन कब आया था? सर 1928 में आया था। असहयोग आंदोलन सर 1920 में हुआ था। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा रब कर लूँ। हाँ, असहयोग आंदोलन हुआ था सर 1920 में। पूना पैक्ट अभी मैंने आपको बताया 1932 में, और गांधी इरविन पैक्ट सर हुआ था 1931 में। ठीक है, तो अब आप देख लो 1920 पहले, मतलब 2 पहले आएगा, 2 के बाद में आपका 28, 2 के बाद में 1 आएगा और उसके बाद में आपका 4 आएगा। ठीक है, 2 1 4,
तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि आपका साइमन कमीशन आया 1928 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, पूना पैक्ट 1932 में, गांधी इरविन पैक्ट आपका 1931 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो यहाँ पे सर दांडी यात्रा की बात की जा रही है, तो कितनी दूरी का तय करके उन्होंने इसका विरोध किया था, बताइए कितनी दूरी को तय किया था यहाँ पर? तो सर पहला ऑप्शन है 248, 385, 284 या 348। तो यहाँ पे सर जो राइट ऑप्शन होगा वो 385 होगा। ठीक है, 385 किलोमीटर दूरी को तय करके क्या किया था, नमक कानून को यहाँ पर इन्होंने तोड़ा था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, या 385 किलोमीटर कह लो, या अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको बता ही देता हूँ दांडी यात्रा के बारे में। सर जो दांडी यात्रा की जो शुरुआत की गई थी सर 12 मार्च 1930 को की गई थी। पहली बात ये जान लीजिए, 12 मार्च 1930 को पहली बात दांडी यात्रा की। अब देखो यहाँ पर कितने अनुयायी थे सर? 78 अनुयायी थे, मतलब 78 लोग यहाँ पर चले थे इनके साथ में। ठीक है, 78 लोग चले थे। तीसरी बात, कितनी दूरी चले थे सर? 385 किलोमीटर चले थे, या इसको हम कह सकते हैं सर 240 मील। कभी कभी क्या होता है ना, मील में आ जाता है, अभी किलोमीटर में आ गई तो कभी कभी मील में आ जाता है। सर 240 मील किलोमीटर की दूरी चले थे, या 240 मील की दूरी चले थे, या फिर 385 किलोमीटर की दूरी चले थे। 78 अनुयायी थे। 12 मार्च 1930 को शुरुआत की थी इन्होंने। ठीक है, और इसके बाद में 12 मार्च 1930 को शुरुआत की, और 5 अप्रैल 1930 को पहुंच गए। कहां पहुंच गए? गुजरात में समुद्र तट पर स्थित एक दांडी गांव था, वहां पहुंचे। कब पहुंचे? 5 अप्रैल को पहुंचे, और वहां पर मुट्ठी में नमक लेकर के, हाथ में मुट्ठी में नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। कब तोड़ा था सर उन्होंने? 5 अप्रैल को पहुंचे थे, और 6 अप्रैल को ये कानून को उन्होंने तोड़ दिया था। ठीक है, इतनी बात यहां पर ध्यान रखना। और मैं आपको इस दांडी यात्रा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं तो सुभाष चंद्र बोस ने इस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च से की थी। ठीक है, ये चीज भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे हम बढ़ जाते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं सर, रॉलेट एक्ट को। बिना अपील बिना दलील वाला इन्होंने कानून कहा था, रॉलेट एक्ट को। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ में कौन था? महात्मा गांधी के साथ में कौन शामिल था? तो सर चंपारण सत्याग्रह के दौरान आपको पता है कि जो राजेंद्र प्रसाद है ना सर, वो बिहार के हैं, और चंपारण सत्याग्रह भी कहाँ से संबंधित था? बिहार से संबंधित था। तो ऑब्वियस सी बात है, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह इनके साथ में शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो सर आरसी दत्त संबंधित नहीं है। बाकी गुरद्वार सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खां और जनरल मोहन सिंह, ये सब क्या है? आजाद हिंद फौज के सदस्य रहे हैं। आरसी दत्त जो है इनसे संबंधित नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, कब की गई बताओ? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो सर स्वराज पार्टी की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये सर की गई है आपकी 1923 में। 1923 में की गई। किसके द्वारा की गई? बात ये आती किसके द्वारा की गई। तो सर इसके दो लोग थे, CR दास मतलब चित्तरंजन दास, एक और थे इसमें मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने थे CR दास, चित्तरंजन दास, और महासचिव कौन थे इनके? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। दूसरा विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? तो यहाँ पे सर मुंबई में हुआ था 1918 में। ठीक है, मुंबई में 1918 के अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा जो है विभाजन हुआ था कांग्रेस का। आगे बढ़ते हैं। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के नाम के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती संगठन भी कभी कभी इसको हम कह देते हैं। लाल कुर्ती
संगठन के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती संगठन के नाम से जाना जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। खुदाई खिदमतगारों को। आगे हम बढ़ते हैं। 51, हाँ 51 का मोतीलाल नेहरू थे और चितरंजन दास थे, ठीक है। 52 का बी बिल्कुल सही है। 53 का सी, खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती संगठन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? तो सर इसका मुख्य कारण ये था कि उस समय जो है, जो हमारी मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग के उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे सर। तो मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर अड़ गए थे कि हम मुझे पाकिस्तान, एक पृथक पाकिस्तान की मांग पे वो अड़ गए थे कि पाकिस्तान की मांग के बिना वो समझौता ही नहीं कर रहे थे, मतलब उन्हें पाकिस्तान चाहिए था। तो फाइनली जो 3 जून योजना, माउंटबेटन योजना आई, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वो गुस्सा हो गए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब मोहम्मद अली जिन्ना चाहें या नहीं चाहें, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि भारत का विभाजन हो, पाकिस्तान का अलग निर्माण किया जाए। तो इसका कारण यही था कि सांप्रदायिक दंगों को टालना। अगर ये पाकिस्तान अलग नहीं होता तो भारत में सांप्रदायिक दंगे हो सकते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। मेन कारण यही था कि सांप्रदायिक दंगों को टालना, इसीलिए इसका विभाजन किया गया था। आगे हम बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो सर मैंने बताया था कि जो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने जो है सर की उपाधि यहाँ पर क्या कर दी थी? वापस कर दी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे क्या थे? कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस के महासचिव थे? तो सर यहाँ पर जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, देखो कांग्रेस के अध्यक्ष तो बहुत कम रहे हैं। जो इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की है ना, केवल एक बार अध्यक्ष रहे थे। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। इसके अलावा अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करें तो उस समय वो कांग्रेस के सदस्य थे ही नहीं, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों नहीं थे? क्योंकि सर महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का निर्माण हो, भारत का विभाजन हो। महात्मा गांधी ने कभी नहीं चाहा। तो इसीलिए उन्होंने, वो जो है कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो उस समय वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आपको ध्यान रखना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सर 1919 में, और 1919 में ही आया था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू उस समय थे सचिव और चेम्सफोर्ड थे उस समय वायसराय। तो ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से आप ध्यान रख सकते हो कि उस समय भारत का वायसराय कौन था सर? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। क्योंकि जलियांवाला बाग भी सर कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी सर 1919 में हुआ था। आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। अब आपके कमेंट एक बार देख लेते हैं। कुमारी सरिता जी 56 का सी, आर एफ वर्मा जी वी, कुमारी सरिता जी डी, बिल्कुल। 57 का डी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आहाना ठाकुर जी, निक्की देवी जी, पंकज मंकोटिया जी, निक्की देवी जी, रिया सरीन जी, अमनदीप वर्मा जी, सोमदत्त ठाकुर जी, सभी लोग सही आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो सर आपको पता ही होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? आपकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसके द्वारा लिखी गई थी? ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? आपकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकारा गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर 1928 में जो सम्मेलन हुआ था सर, उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने, ठीक है। डॉक्टर अंसारी ने की थी। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं।
1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? पटना, इलाहाबाद, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं? तो सर इलाहाबाद में की थी। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? इलाहाबाद में की थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और मैंने आपको बता ही चुका हूँ स्वराज पार्टी के बारे में। किसके द्वारा की गई थी बताओ? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ठीक है, ठीक है, ये जो थे कौन थे? इसके महासचिव थे। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमने इस वीडियो में कर लिए 60 क्वेश्चन कर लिए। यहाँ पे कितने क्वेश्चन कर लिए? 60 क्वेश्चन कर लिए। बाकी अब हम अगला जो वीडियो आएगा कल हम फिर से 60 क्वेश्चन इसके कर लेंगे। ठीक है, कल हम फिर से इसके 60 क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब आपके कमेंट देख लेते हैं, कमेंट देखते हैं आपके। अब इंडिया विंस फ्रीडम सर लिखी थी अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी। इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी अबुल कलाम आजाद ने। 60 का बी। सभी लोग एक बार पोस्ट को लाइक कर दें, एक बार सभी लोग पोस्ट को लाइक कर दें, सभी लोग लाइक कर दें एक बार। और इस पेज को सभी लोग फॉलो कर लें। जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, अब आपकी क्लास होगी सर, अब आपकी कोई क्लास नहीं होगी, कल क्लास होगी, वो भी होगी भारतीय संविधान की। ठीक है, बाल विकास और भारतीय संविधान की कल क्लास होगी आपकी। ठीक है, और आप लोगों से, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि DC टीचर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जितने भी वीडियो हैं आपको सारे वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगा, DC टीचर्स अकेडमी पर डाल दूंगा। सुनील जी थैंक्स। ठीक है, ये अब आपको करना क्या है? DC टीचर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी सारे वीडियो ये आज के हैं ये सब पढ़ जाएंगे कहाँ पर? इसी YouTube चैनल पे पढ़ जाएंगे। कभी भी आपको रिवीजन करना हो तो आप यहाँ से जाकर के रिवीजन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपकी कोई क्लास नहीं होगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। चलिए, अब मिलेंगे कल संविधान की क्लास के साथ, और एक क्लास आपकी होगी बाल विकास की। कल संविधान की क्लास लूँगा। ठीक है।